शहबाज हुकूमत की कामयाब मौशी पॉलिसीज की गवाही सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नहीं बल्कि आलमी इदारे भी दे रहे हैं। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है और पाकिस्तान एक साल के दौरान तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। मईशत ठीक हो रही है और आवाम का एतमाद भी बढ़ रहा है। मल्टीनेशनल मार्केट रिसर्च एंड कंसल्टेंट फर्म एप्सोस के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे ने भी अपनी चौथी समाही की रिपोर्ट जारी कर दी है। सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में इख्तिसादी अंदेशों में काबिल जिक्र कमी वाक़ हुई है और पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन चीज महंगाई थी, जो 16% कमी के बाद 3.5 यानी साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। पाकिस्तान की मईशत में गुज़श्ता साल के दौरान काबिल जिक्र बेहतरी आई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदस्तूर तेजी का रुझान है। इक़्तिसादी बेहतरी में उम्मीद 19% तक पहुंच गई है और सितंबर 2023 के मुकाबले में आज इक़्तिसादी हालत मजबूत करार देने वाले अवाम की तादाद में 4 गुना इजाफा हो गया है। मुकामी मईशत के हवाले से 19% अफराद अगले 6 माह में बेहतरी की तवक्को रखते हैं। 2 साल बाद पाकिस्तान ने पहली बार तुर्किया को आलमी सारिफ एतमाद के इंडेक्स में पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान में कमजोर इक़्तिसादी हालात का तासुर 9% कम हुआ है। मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ पर एतमाद में मुसलसल इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानियों की घरेलू खरीदारी की सलाहियत में 6 पॉइंट्स की बेहतरी आई है। मुकामी इक़्तिसादी हालात पर पाकिस्तानियों का एतमाद 20% बढ़ा है। सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हर 3 में से 1 पाकिस्तानी समझता है कि मुल्क के मौशी हालात मजबूत या मुतदल हैं। शहरी आबादी, मर्द हजरात, आला तालीम याफ्ता लोग और मुतवस्सित तबके के अफराद ज्यादा पुरुमीद नजर आ रहे हैं। एप्सोस सर्वे के मुताबिक ये आदाद शुमार पाकिस्तान के अवाम के बढ़ते हुए एतमाद और मईशत की मजबूती की अक्कासी करते हैं। यह मानना पड़ेगा कि तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद शहबाज हुकूमत हर गुजरते दिन के साथ मजबूत से मजबूत तर हो रही है। जहां सारे मौशी इशारे हुकूमत की फेवर में हैं, वहीं सियासी मामलात भी अब हुकूमती इशारों पर चल रहे हैं। चंद दिन पहले तक जो तहरीक इंसाफ शहबाज हुकूमत के जाने की बातें कर रही थी, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहती थी, आज वो 5 रुकनी कमेटी बनाकर खुद ही हुकूमत की दहलीज पर आन पहुंची है। जी हां, तहरीक इंसाफ अपने तमाम पेशगी मुतालबात से पीछे हट गई है और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ के एक वफ्द ने गुज़श्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात की है और मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर पहले ही मुतालबा कर चुके हैं कि बस अब बहुत हो गया, 9 मई की धूल बैठने दें और आगे बढ़े। यहां तहरीक इंसाफ को एक फैक्ट चेक देना बहुत जरूरी है। 9 मई की धूल बैठाने का मुतालबा हुकूमत से तो बनता ही नहीं है। सानेहा 9 मई की कंप्लेनेंट वो पाक फौज है जिसे 9 मई को टारगेट किया गया था और एक मुनज्जम साजिश के तहत आवाम को फौज से लड़ाने की कोशिश की गई थी। DGISPR 2 टोक बता चुके हैं कि अगर पीटीआई अपने किए पर शर्मिंदा हो, माफी मांगे और मुस्तकबिल में ऐसे हमलों से तौबा करे तो ये धूल जरूर बिठाई जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि जब पीटीआई चाहे तो धूल उड़ा दे और जब उनका दिल भर जाए तो धूल बिठा दी जाए। सानेहा 9 मई एक तरफ, मगर यहां दीगर मामलात पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जरूर हो सकते हैं। पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात की इस ख्वाहिश के बाद उम्मीद की जा रही है कि अब तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट को मजबूत बनाने में अपना किरदार जरूर अदा करेगी और तमाम मामलात सड़कों के बजाय पार्लियामान में हल होंगे। ये अलग बात है कि जी वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ हों या वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उन्हें अभी भी तहरीक इंसाफ पर यकीन नहीं है और वो गारंटी चाहते हैं कि मुज़ाकरात शुरू होने के बाद यू टर्न नहीं लिया जाएगा और बानी पीटीआई मुज़ाकरात के इस अमल को वीटो नहीं करेंगे। उधर जाली मैंडेट के आए रोज तानों से नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार भी तंग आ गए हैं और गुज़श्ता रोज सेनेट में एक अजीबो गरीब से ऑफर ले आए हैं। कहते हैं कि पहले तहरीक इंसाफ उन्हें 2018 का मैंडेट वापस दे और उन्हें हुकूमत करने दे, फिर वो 2024 का इलेक्शन उनसे वापस ले लें। अब इस लेन देन का क्या मतलब है और डार साहब कहना क्या चाहते हैं, इसकी वजाहत तो नायब वजीर आजम ही कर सकते हैं। लेकिन इस शो में हम बात करेंगे कि मौजूदा सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है। लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मेहमान हमारे साथ होंगे, आप भी हमारे साथ रहिए। गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी सर्दियों में बड़ी सहूलत, मगर रात को हीटर और अंगीठी जलाकर सोना जानलेवा साबित हो सकता है। गैस और कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जो निहायत जहरीली और बेरंगो बू गैस है। ये आप और आपके अहले खाना की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। सोते वक्त गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी को बंद करके सोएं। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मुहतात रहें, महफूज रहें।
الزام، بہتان، فیک نیوز اور پروپیگنڈا، آخر کب تک؟ سانچ کو آنچ نہیں تو جھگڑا کیسا؟ سچ نہیں رہے گا خاموش، یہ بولے گا زور سے، شور سے، حقائق کی ضرب سے توڑیں گے جھوٹ کا تلسم۔ انفرادی نہیں، اجتماعی کاوش ہی قوم کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ پولیو ہمارے بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا دے، انہیں پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرتے ہوئے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ صحت مند بچے ہی کل کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ پولیو سے پاک پاکستان، ہر بچے کے لیے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی سندھی، بلوچی، بنگالی، پٹھان یا پنجابی نہیں ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا صارفین کی تعداد 11 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم زیادہ وقت غیر ضروری طور پر ایپلیکیشن پر ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل فون کا روزانہ 4 گھنٹے سے زیادہ استعمال فوبیاز کو جنم دیتا ہے۔ سکرین کا غیر ضروری اور زیادہ استعمال بڑھنے سے ذہنی مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کے بچوں میں ڈپریشن، بے چینی، توجہ میں کمی اور جھگڑالو پن کی علامات ہیں تو فوری متوجہ ہوں۔ بچوں کو سکرین کے بے جا استعمال سے روکیں، انہیں بے چینی اور سماجی اضطراب سے بچائیں۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ بھارت میں مسلمانوں کو نسل کشی کے خطرے کا سامنا ہے۔ مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم میں اضافہ ہوا ہے۔ بین الاقوامی ماہرین نے بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کے بڑھتے ہوئے خطرے کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جینوسائیڈ واچ نے خبردار کیا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کی تیاری کی جا رہی ہے۔
अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी इदारों का फ़र्ज़ है कि वो भारत में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। सड़क पर सफर या क्रॉसिंग के लिए एहतियाती तदाबीर। पैदल चलने वालों से इल्तमास है सड़क पार करते वक्त दाएं और बाएं देखें। जब गाड़ियां गुजर जाएं तो सड़क पार करें। सड़क पार करते वक्त ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। सड़क पार करने के लिए किसी बड़े की मदद लें। सड़क के करीब खेलना खतरनाक है। गाड़ी में सफर करने वाले याद रखें ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करें। गाड़ी की पिछली सीट पर सफर करें। सफर के दौरान हिफाजती बेल्ट बांध कर बैठें। अपना सर, हाथ या बाजू चलती हुई गाड़ी से बाहर न निकालें। ऊंची आवाज में रेडियो वगैरह न सुनें, इससे ड्राइवर का ध्यान बढ़ता है। मुहतात रहें, महफूज रहें। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आज सीधी बात जोन में इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल अहमद अवैस साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसके अलावा नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमें मौजूद गेस्ट ज्वाइन करेंगे। जैसे वो इस शो का हिस्सा होंगे हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। लेकिन अहमद अवैस साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सर कुछ अजीब सा नहीं लगता कि धमकियां वो लोग देते हैं जिनके क्रेडिट पर कुछ हो? जैसे अगर मैं पीटीआई की बात करूं तो अगर आप मुज़ाकरात की तरफ बढ़ भी रहे हैं, पार्लियामेंट को मजबूत करने की बात भी कर रहे हैं अपने तरीके से, लेकिन वो भी आप मशरूत कर रहे हैं कि ये तारीख है, इस तारीख तक अगर हमारे साथ मुज़ाकरात हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे। सर फाइनल कॉल आप लोग दे चुके हैं और फाइनल कॉल की नाकामी के बाद भी कुछ फाइनल होता है? मतलब आपने बानी पीटीआई से पूछा है कभी फाइनल मैच के बाद भी कोई और मैच हुआ है? फाइनल कॉल होती है जो कि बुरी तरह पिट गई। नहीं है, फाइनल कॉल का मतलब ये है कि ये जद्दोजहद जो है अब फाइनल फेज में एंटर हो गई और ये फाइनल कॉल है, दिस विल कंटिन्यू। ये प्रोसेस अब कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है टिल द अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स आर set aside or they are changed और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स की सही बहाली नहीं हो जाती। और पीटीआई के चेयरमैन जो है इमरान खान, वो जो कि सिर्फ इस वक्त एग्जेक्टिव के एक हाई हैंडेडनेस की वजह से वो जेल में है, क्योंकि ही इज नॉट अ कॉन्विक्ट, वो तो एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है, तो उनको रिहाई नहीं मिल जाती। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है यहाँ से ये ऑनवर्ड के अब ये फाइनल कॉल ये है कि ये अब चलता रहेगा सिलसिला, इसका मतलब ये है। इसलिए ये अब बात ये है कि जब आप बातचीत के लिए चलते हैं ना तो फिर वो एंडलेस फेज में तो नहीं आप एंटर होते। आप तो वो जो होती है निगोशिएशन जो होती है वो उसकी एक कुछ पैरामीटर्स होते हैं और वो उसको कहीं खत्म होना होता है। तो इस वजह से ये अगर कह दें कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होगा कि वो आज साल के बाद शुरू करें और ये मुंह देखते रहें और ये खामोश बैठे रहें, तो ऐसा तो नहीं होता ना। ये तो सूरत हाल जो है। आपने बड़ी अच्छी बात की है सर, मैं भी ये एग्री करती हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म सर, कि सियासत में कोई चीज हतमी नहीं होती। सियासत जाहिर सी बात है डे टू डे अपने आप को एडजस्ट करना, चेंज करना, इसी का नाम सियासत है सर। तो जब हमसे मुराद ये तमाम एंकर्स, तमाम आपके जो कॉलीग्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो जब आपको कहते थे कि बार बार आप पार्लियामेंट से रेफर करें, आप ये क्यों सदाएं लगाते हैं कि हम उनसे बात करेंगे जिनके पास सही पावर है, हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे? आप तो इसी हुकूमत को और शहबाज सरकार को तो ये कहते थे भाई इनके पल्ले तो कोई कुछ है ही नहीं, इनके पल्ले तो फैसला करने की कोई सलाहियत ही नहीं है, तो हम इनसे क्यों बात करें? आज जब आपको खुद आगे बढ़कर इनसे बात करनी पड़ रही है तो सर आपको रियलाइज हो रहा है कि आपके हालात बड़े खराब हैं, आप एक दलदल में फंसे हुए हैं, जितना आप हाथ पांव मारते हैं ऊपर आने के बजाय मजीद फंसते चले जाते हैं। देखिए बात मैं आपको बताऊं, ये पॉलिटिकल प्रोसेस जो होता है ना, पॉलिटिकल स्ट्रगल जो होती है,
یہ ایک اسموتھ جو ٹریک نہیں ہوتا جس کے اوپر یہ چل کے اور یہ پار ہو جائیں گے، یا یہ ایک برج لگا ہوا ہے وہاں سے آرام سے نیچے آپ کا طوفان ہے برج پہ سے آپ گزر کے دوسری طرف چلے جائیں گے. یہ ایک ایسا پروسیس ہے جہاں پہ آپ کو ہر قسم کی مسائل کا سامنا بھی ہے، ہر قسم کی مشکلات کا سامنا بھی ہے. کہیں پہ آپ کو بڑے آرام سے چلنا ہے تو کہیں پہ آپ کو بڑی اسٹرگل کرنی ہے، کہیں پہ آپ کو اپنے آپ کو سروائیول کی جنگ لڑنی ہے، کہیں پہ آپ نے اپنی قوم اور ملک کے لیے جو ہے وہ ایک ایسی اسٹرگل کا آغاز کرنا ہے کہ اس کو ایسے پیرامیٹرز کے اوپر لے کر آنا ہے کہ جہاں سے وہ ترقی کے راستے پہ چل پڑے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس کی سب سے اولین کیا ہے؟ سب سے اولین یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹ جو اسٹیٹ کے ریگولیٹ کرتا ہے اسٹیٹ کو، جس کو آئین کہتے ہیں، وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. اور سوشل کانٹریکٹ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے. آلویز کوئی کانٹیکٹ ہو تو اس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں. یہاں پہ ایک پارٹی پیپل آف پاکستان ہے، دوسری پارٹی جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان ہے. پیپل آف پاکستان نے اپنے رائٹ سارے سرنڈر کر دیے اسٹیٹ کے آگے. آرٹیکل 5 کو پڑھیے گا، اور اسٹیٹ نے گارنٹی کیا کہ یہ سارے فنڈامنٹل رائٹس جو تم نے سرنڈر کر دیے ہم اس کو پروٹیکٹ بھی کریں گے، ہم ان کو پرووائڈ بھی کریں گے، اور ہم ان کو ڈیفینڈ بھی کریں گے. تو آئین مکمل ہو گیا دو پارٹی کا. اب یہ یہاں پہ صورت یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ آف پیپل آف پاکستان نے رائٹ سرنڈر کر دیے، اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کا کوئی لحاظ ہی نہیں رکھا گیا بالکل. اور پاکستان میں جو رول آف لا کا کانسیپٹ آئین نے دیا تھا اس کو آپ نے رول آف اتھارٹی سے بدل دیا. اب جب رول آف اتھارٹی سے بدل دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اب ڈسپوٹک رول آ گیا. آپ یقین کریں مطلب ایسا اٹ از سو پلیزنگ، اٹ از سو گڈ کہ یہ کانوں پر مجھے پاکستان تحریک انصاف سے اور آپ جیسے اتنے سینئر سیاستدان سے آئین کی بالادستی کی یہ جو بات سننے کو مل رہی ہے، یقین جانے سر موڈ بڑا اچھا ہو گیا. مجھے اتنا اچھا یہ لگ رہا ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ اس اچھے موڈ کو نا نون لیگ بھی انجوائے کرے. مجھے جوائن کر رہے ہیں ویری آنریبل آفتاب شیخ صاحب ہیں، اور آف کورس وہ گورنمنٹ بینچز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آفتاب شیخ کرنے کے لیے. مجھے نہیں پتا آپ نے احمد عبیس صاحب کی کتنی گفتگو سنی، کتنی گفتگو نہیں سنی، لیکن سر میں آپ کے سامنے آپ کا سوال رکھوں گی بیکاز ایز اے گورنمنٹ، اور پھر ایسے ٹائم پر جس ٹائم پر میں آپ سے مخاطب ہوں، جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں معاشی پہیہ ملک کا چل چکا ہے، مہنگائی کے اندر کمی آ رہی ہے، انٹرنیشنلی پاکستان کا امیج تھوڑا بہتر ہو رہا ہے سر، تو ایسے ٹائم پر جب آپ کی سرکار مضبوط سرکار ہے، ایسے میں آپ کی کور رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ اپنی اپوزیشن کو جو اس ٹائم پر پی ٹی آئی ہے اس کو اپنے ساتھ انگیج کریں. اب یہ 5 رکنی کمیٹی بنا کر بیٹھ گئے ہیں سر، تو بصد احترام میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی تک آپ نے ان کو کنفرمیشن نہیں دی کہ آپ ان کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، نہیں کر رہے. کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ سر کہ آپ اس ٹائم پر ایگو ٹرپ پر نہیں جا سکتے ہیں، بیکاز اگر ابھی اس ٹائم پر آپ کے حالات ٹھیک چل رہے ہیں، تھنگز آر انڈر کنٹرول، اٹ ڈزنٹ مینس کہ ایسا گورنمنٹ آپ ایک ایگو ٹرپ پر چلے جائیں. تھوڑا سا ہمبل ہونا پڑے گا اور ان کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ ہمارا سسٹم ڈسکنیکٹ رہا، جس کی وجہ سے میں تو ان کی بات سن ہی نہیں سکا ہوں کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے. سر آئین کی بات کر رہے تھے، یاد دلا رہے تھے آپ کو کہ آئین کیا کہتا ہے اور جمہوریت کیا ہوتی ہے. میں جی گزارش یہ ہے کہ میں کیونکہ جو باتیں آپ نے کی ہیں میں تو انہیں کو سامنے رکھ کر بات کر سکوں گا. ضرور. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل سسٹم ملک میں اسی پہ چل سکتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا منشور اپنے اپنے پروگرام پر چلتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں اور جو ایک بڑے ہماری منزل ہے اس کی طرف ہم سب اکٹھے رواں دواں ہوں. یہ ایک بنیادی اصول ہے. راستے میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، کسی بات پہ آپ ایگری کرتے ہیں، کسی پہ ڈس ایگری کرتے ہیں، بہرحال یہ سفر چلتا رہتا ہے. لیکن سیاسی پلیٹ فارم کو جو ہے انٹیکٹ رکھنا چاہیے. اب دیکھیں، مجھے یاد ہے کہ 90 میں فرسٹ ٹائم میں بھی الگ میں نے بنا تھا، میاں صاحب کی گورنمنٹ میں بھی شامل ہوا تھا. تو اس وقت اس کے بعد ہمارا اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ چلا آتا تھا اور حالات قدرے بہتر چل رہے تھے ایز کمپیئر ٹو ڈے. تو اس میں یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی پھر 2007 میں محترمہ شہید کو اور میاں صاحب کو پھر لندن میں ایک ایگریمنٹ سائن کرنا پڑے گا میثاق جمہوریت کے نام پر، اور اس میں بہت سی باتیں طے کی گئی اور ان اصولوں کے تحت جو ہے
फिर आपने देखा कि 2008 से लेकर 13 तक कंटिन्यूस एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट चली, फिर 13 से 18 तक जो है, अगरचे बीच में नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती भी हुई 2017 में, उनकी गवर्नमेंट चली गई, लेकिन 2018 तक गवर्नमेंट फिर भी उनकी रही। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, असल मसला ये है कि हमें अपनी ज़ात से बाहर निकलकर 25 करोड़ आवाम की हालत ज़ात को देखना है बिल्कुल। कि लोग किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 2 वक्त की रोटी इनके लिए नायाब होती जा रही है। इन हालात में मैं समझता हूँ कि तमाम जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं इकट्ठी हों। अगरचे पीटीआई के साथ हमारा बहुत दूर तक झगड़ा चला गया था और बहुत सी बातें भी हुई, फिर देखें ना, ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है कि एक सूबे का वज़ीर आला खुद अपने अपनी गवर्नमेंट के तमाम वसाइल को इस्तेमाल करते हुए मरकज पे चढ़ दौड़े, और पहले भी 3 दफ़ा आए और फिर वापस हुए, इस दफ़ा फिर आए फिर वापस हुए। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी कोई तरीक़ेकार मुनासिब नहीं है कि पाकिस्तान की इकाइयाँ हैं, ये मिलकर एक मुल्क बनता है, और हमें सबको मिलकर जो भी बातें हैं अक्रॉस टेबल हर चीज़ का हल मौजूद है, वो निकल ही आता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी हम एग्रेशन से कोई मामला सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो वो बहुत मुश्किल सी बात है। बाकी 9 तारीख का एक इल्ज़ाम मौजूद है, फिर उसके बाद है, ये चीज़ें सभी पूरी कौम के सामने है, गवर्नमेंट दुनिया पूरी देखी है, इसके वीडियोस बनी हुई हैं, सब कुछ जो हुआ है। और अल्टीमेटली फैसले तो कोर्ट ही नहीं करने हैं, जो भी उन्होंने करने हैं, इट्स अप टू देम टू डिसाइड। लेकिन ये ज़रूरी है कि जी अब हमें अपनी माजी की तलखियों को भुलाकर एक नए मंजिल की तरफ चलना है, एक नए रास्ते की तरफ चलना है, और एक खुश असूबी से चलना होगा। उसमें जहाँ हमने गलती की, हमें अपनी गलतियों को का एहसास करना होगा। लेकिन जो गलतियाँ पीटीआई ने की, वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैंने इस दरो दीवार में 30 साल से ज़्यादा गुजार दी हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि पार्टीज के अंदर इख्तलाफात भी होते हैं, मुफाहमत भी होती है, बैठते भी हैं, और स्पीकर का ऑफिस ऐसा ऑफिस होता है जो सबके लिए एक मुश्तरका ऑफिस होता है, जिसमें हर पार्टी के लोग जाते हैं, अच्छा, बैठ के शेख बात साहब, कर आप जिस सकते तरह से हैं। कह रहे हैं कि तलखियों को भुलाना होगा, गलतियों को भी एक दूसरे की अंडर द कार्पेट करके आगे बढ़ना होगा, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, ये बड़ी एक प्रोग्रेसिव किस्म की अप्रोच है। लेकिन सर, आपने कोई ऐसी कमेटी वगैरह बनाई है, कोई बंदे आपने नॉमिनेट किए हैं जो इनकी 5 रुकनी कमेटी के साथ बैठ करके बात करेंगे? जरा मुझे बस इसकी कंफर्मेशन दे दीजिए प्लीज। देखिए जी, बात यह है कि ये बेसिकली स्पीकर का काम है और काम है हमारे वजीर कानून का, लिहाजा मैं उससे लाइल हूँ। मैं रहा हूँ, फेडरल मिनिस्टर भी रहा हूँ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स का वजीर भी रहा हूँ, लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं 22 साल पार्टी का चीफ विप भी रहा हूँ, इस दफ़ा ये चीफ विपशिप जो है हमने दे दिया डॉक्टर तारक साहब को। इसके मुतालिक या डॉक्टर तारक साहब सही जवाब दे सकते हैं, या स्पीकर साहब दे सकते हैं, वजीर कानून दे सकते हैं, मैं उसका कोई सही जवाब नहीं दे सकता। मैं इस पोजीशन पे नहीं, आप सियासत को तो समझते हैं, हालात क्या लग रहे हैं, आप अपनी पार्टी को तो समझते हैं ना। आपको लग रहा है नून लीग के साथ आप इतने पुराने वाबस्ते हैं, आपको लग रहा है कि जी बैठ जाएंगे इनके साथ बातचीत करेंगे, कि आपने इनको लारा लगाना है, कि आपने अब कहना है कि देखा आप बाया ऊंट पहाड़ के नीचे, जब हम कहते थे तब आप हमारे साथ बैठे नहीं, अब हम नहीं बैठ रहे, कुछ इस तरह का तो सीन नहीं होने वाला। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखें, मेरी बात सुनो ना, जब शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन बने और इमरान खान साहब जो हैं वो वजीर आजम पाकिस्तान बने, तो ओपनली एट द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कहा कि हम आपके साथ मिसाक मईशत करना चाहते हैं, हम आपको असिस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आगे से जवाब ये आया कि हम चोरों के साथ नहीं बैठना चाहते। भाई, हमने क्या चोरी की है? कोई बताए तो सही ना कि नवाज शरीफ या उसके खानदान ने कोई क्या चोरी की है। चलो मैं पूछ लेती हूँ सर, आफ्ताब साहब, मैं आपको इसका जवाब ले देती हूँ, लेकिन अभी आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि हुकूमत कोई बहुत ज्यादा, अब अहमद अवैस साहब या पल्स देख लें, हुकूमत कोई ज्यादा पेन नहीं ले रही है कि आप लोगों ने 5 बंदे नॉमिनेट कर दिए, आप मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, जो आपके चेयरमैन हैं गौहर खान साहब, वो फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर के दुहाई दे रहे हैं कि नहीं नहीं, पार्लियामेंट के जरिए हमारे साथ एक रास्ता तलाश करें, आगे बढ़े। सर, रिग्रेट हो रहा है कि आप लोग कुछ ईगो ट्रिप पे बहुत आगे और बहुत ऊपर चले गए थे, कि अब आप इतनी बैक फुटिंग पर हैं कि आप इनसे कह भी रहे हैं मुज़ाकरात करें, लेकिन दे आर नॉट टेकिंग यू दैट सीरियसली सर एज ऑफ नाउ। नहीं मैडम, मैं समझता हूं कि अहमद अवैस साहब, आफ्ताब साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, ये अहमद अवैस साहब से सवाल था। जी अहमद अवैस साहब।
देखिए आप अगर जस्ट बर्ड आई व्यू जो है आप दुनिया के ममालिक का लें तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि जब भी कोई अहमद अवैस साहब, हुकूमत आप की मुझे फॉर्मेशन बर्ड्स आई व्यू जरूर दीजिएगा, बात मुकम्मल कर लीजिएगा, लेकिन मैं इंट्रोड्यूस करा दूं क्योंकि कमर जमा कायरा साहब ने भी हमें जोड़ी है एंड ऑफ कोर्स ही इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो अहमद अवैस साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें एंड कायरा साहब कैन आल्सो लिसन टू यू, फिर मैं कायरा साहब की तरफ जाऊंगी। जी सर। जब भी हुकूमत बनती है तो यूनानिमिटी हुकूमत को ही दिखाना होती है, कैसे बन गई, किस तरह बन गई, ये पार्लियामेंट में कैसे जा घुसे, कैसे संभाल के बैठ गए, बहुत सारी ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। जो मामला जो है अगर गुफ्तगू शुनीद से हल होंगे उसका कोई रास्ता निकलेगा, और दूसरा रास्ता तो फिर है ही प्रोटेस्ट आज नहीं, ये चलता रहेगा, ये सिलसिला जो है वो कहाँ पहुंचेगा, कहाँ इसका एंड होगा। और ये एक पेंडुलम है ना, आज पेंडुलम का स्विंग एक तरफ है, दूसरी तरफ जब चला जाएगा तो फिर मामला एक आज ये कटहरे में खड़े हैं, कल ये उधर कटहरे में खड़े हो जाएंगे। ये तो एक चेंज जो है ना वो नेचर में एक ही चीज परमानेंट है, वो चेंज है, वो मामला तो और है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जो कहते हैं ना सीज द मोमेंट, कि जो हालात इस वक्त हैं इनको गनीमत जान के इनके ऊपर इनका कोई हल निकालने के लिए ठीक है अहमद अवैस साहब, इधर ही जस्ट होल्ड इट फॉर अ मोमेंट, जस्ट होल्ड इट फॉर अ मोमेंट अहमद अवैस साहब। कायरा साहब, अभी आपके ज्वाइन करने से पहले मैं यही बात कर रही थी कि पीटीआई एक ईगो ट्रिप पे चली जाती है, फिर नून लीग भी कभी कभी ईगो ट्रिप पे चली जाती है। सर अभी अहमद अवैस साहब ने जो कमेंट दिया ना उसमें उन्होंने बड़ी मासूमियत के साथ कायरा साहब ये कहा है कि मुज़ाकरात कर ले हमारे साथ, अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा तरीका भी है। सर ये जो तरी और धमकी के साथ एक मुज़ाकरात की ऑफर हुकूमत को की गई है, मुझे बताइए कायरा साहब, आपके नॉलेज में आपको क्या लगता है कि हुकूमत के पास इसके क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? देखिए ये जो अहमद अवैस साहब तो खैर उस क्लास में नहीं है, ये तो बहुत ही सीजनड आदमी है, बड़े सीनियर वकील हैं हमारे, बड़े मेहरबान है, लेकिन ये तड़ी बड़ी अपोजिशन में बैठे हुए हैं, अब ये भी ना करें तो क्या करें। इसलिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को आंखें दिखानी होती हैं, कुछ लोगों के अंदर भी आपका वजूद तस्लीम भी लोग तभी करते हैं, आप मीडिया वाले भी तभी बात को वजन देते हैं जब उसमें कोई गर्मी होती है। तो ये जो लफ्जी गर्मी है ये तो अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह का मुजाहरा 24 और 26 को हुआ, ये सीन हमारी तारीख में नहीं हो तो अच्छा है। और दूसरा ये जो इस वक्त दोबारा पीटीआई ने कॉल दी है कि वो सिविल नाफरमानी, तो से ये कहना पड़ेगा वो एहतजाज का रंग नहीं होता। नाफरमानी में आप क्या करते हैं, ये खान साहब पहले भी तजर्बा कर चुके हैं, आप करते ये हैं कि आप रासत के जो रेवेन्यू होता है उसको रोक देते हैं। यानी आपने बिल जला दिए, गैस और बिजली के बिल जलाए, आपने कहा बैंकों में पैसे जमा ना कराओ, आपने कहा टैक्स जमा ना कराओ, आपने कहा फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो हुंडी के जरिए मंगवाओ। सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप पूरे रियासती स्ट्रक्चर को कोलैप्स कराने लगे। हुकूमत के खिलाफ आपके इक़दामात, आपके नारे, आपके कोशिशें जो होती हैं वो कोई रियासत के साथ दुश्मनी नहीं होती, यहाँ तो रियासत के साथ दुश्मनी शुरू हो जाती है। और ये इक़दामात किसी हद तक ये गैर मुल्की आकाओं के खिलाफ तो थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो थे। हमने ज़ियाउल हक का और बाकी मार्शल लॉ के मुकाबले किए, बड़े बड़े जबर सहे, लेकिन हमने कभी सिविल नाफरमानी के नारे नहीं लगाए थे। आज ये हमारे दोस्तों को और खास तौर पे अहमद अवैस साहब जैसे दोस्तों को जी पार्टी के लोग जलसे करें, जुलूस करें, स्ट्रेंथ शो करें। अगर आप लड़ाई में जाएंगे तो लड़ाई तो हमेशा से रियासत जीतती है। अवाम जो है वो लड़ाई जो अवाम की जद्दोजहद से होती है वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होती है। राइट कायरा साहब, लेकिन इस सूरत हाल में आप हुकूमत को क्या एडवाइस करेंगे कि वो इनके साथ मुज़ाकरात करे या ना करे, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि लेट इट बी अता ताहिर साहब, लेट इट बी द गवर्नमेंट सर, वो थोड़ी सी रिलक्टेंट नजर आ रही है। और रिलक्टेंट इसलिए है, ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है, हम मुज़ाकरात में आगे जाएं और बाद में पता चले कि जी चेयरमैन पीटीआई जो है वो वीटो कर दें। होना चाहिए जी, तो ये बात अपनी जगह बिल्कुल। चेयरमैन पीटीआई का माजी का कैरेक्टर यही रहा कि उनकी कमेटियां बात करती हैं और वो उसको वीटो कर देते हैं, लेकिन ये बात पीटीआई को अपने घर में दुरुस्त करने की जरूरत है। खान साहब के साथ बात करने की जरूरत है कि
आप अगर कोई कमेटी भेज रहे हैं तो वो एम्पावर्ड कमेटी हो, लेकिन हुकूमत को पीटीआई की जो भी कमेटी बनी है उसके साथ बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और अगर उसको किसी मरहले पे वो पहुंचती है तो खान साहब वीटो करें भी, तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फिर भी बर्दाश्त का मुजाहरा करे। ये याद रखिए कि इससे पहले 2022 में जो एक डायलॉग हुआ था जो सेनेट के हाउस में हुआ, और उसमें अल्टीमेटली हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुआहदा हो गया, वो लिखा जाने से पहले खान साहब ने विड्रा कर लिया, जिसके नतीजे में ये 6 मई का जिक्र कर रहा हूं मैं, और उसके बाद फिर 9 मई हुआ था। और 9 मई ने हमारी बदकिस्मत तारीख में जो दास्ताने रकम की है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उस जी राइट, ठीक है। कायरा साहब को हम जरा दोबारा कनेक्ट करते हैं। कायरा साहब, देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर सिग्नल। अहमद अवैस साहब, जरा बात मुकम्मल भी कर लीजिएगा जो आप इससे पहले कह रहे थे। ये कायरा साहब कह रहे हैं कि गारंटी भी तो चाहिए होगी ना, सबको मिलकर ही आगे चलना है, लुब्बे लुबाब उनकी बात का यही है। तो अहमद अवैस साहब, आपको लगता है कि इस दफा आपके जो मुज़ाकरात की सूरत के अंदर आपके जो बानी हैं वो वीटो नहीं करेंगे? सर बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसी वीटो बिला वजह कोई बात नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, आपको आपने किताबों में पढ़ा होगा, मैंने अपनी आंखों से भी देखा। 1977 में जब भुट्टो साहब के इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर रिगिंग के चार्ज पे हंगामे हुए पूरे मुल्क में, और वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गए, तो उस वक्त भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे। तो मैग्नेनिमिटी इन्हीं की हुकूमत ने दिखाई कि इन्होंने उन तमाम हंगामा आराई के बावजूद, जो बड़े बड़े फ्रोशियस किस्म के मुजाहरे हो रहे थे और जुलूस निकल रहे थे और शोर हंगामा था, TOR बनाई और उन्होंने अपनी टीम कहा कि हम बैठ के बात करते हैं, और ऑफर किया ऑपोजिशन को, और ऑपोजिशन ने बकायदा अपनी एक टीम बना के निगोशिएशन के लिए भेजी, और वो उस मुजाहरे के उस पीरियड के दौरान, एजिटेशन के पीरियड के दौरान बाकायदा तौर के ऊपर नेगोशिएशन का प्रोसेस शुरू हुआ। एक तरफ हुकूमत की टीम थी, एक तरफ अपोजिशन की टीम थी, और ये डे टू डे बेस के ऊपर ये इनकी नेगोशिएशन चल रही थी, और अल्टीमेटली जाकर ये नेगोशिएशन जो है कामयाब हो गई, आपस में सेटलमेंट हो गई, सेटलमेंट अनाउंस हो गई। ये अलग बात है कि वो सेटलमेंट को जो कुछ और लोग किसी और नजर से देख रहे थे, और वो ज़ियाउल हक साहब मार्शल लगा के बैठ गए, वरना उससे पहले ये काम मुकम्मल हो चुका था। ये कायरा साहब को भी इस बात का मालूम है सारी डिटेल, क्योंकि ये पीपल पार्टी में उस वक्त भी थे। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जब ऐसी सूरत हाल जब हो जाती है, तो स्टेल मेट सिचुएशन क्रिएट करने से ज्यादा बेहतर है कि आप प्रोसेस को ओपन करें। ओपन करेंगे तो किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे, और अगर नेगोशिएशन फेल होंगी तो फिर मैं आपको ये थ्रेट नहीं है, फिर एक ही रास्ता रह जाता है ना, जहां पे आपका प्रोसेस बैठ के गुफ्त और शनीद का मसला बंद हो जाए, दरवाजा बंद हो जाए, तो फिर दूसरा दरवाजा खुल जाएगा, और वो खतरनाक है, मुल्क के लिए भी खतरनाक है। फेयर नेगोशिएशंस आपकी नजर में क्या है, जरा अभी बता दे, बिकॉज कायरा साहब भी मेरे साथ हैं और आफ्ताब शेख साहब भी हैं, वो अभी यही कहीं हैं, ये शो में ही डिसाइड हो जाएगा कि ये फेयर है कि नहीं है। सर, व्हाट इज फेयर नेगोशिएशंस फॉर यू PTI राइट नाउ? देखिए, फेयर नेगोशिएशन तो ये है कि आप बैठ के एक टीम बनाएं, और बैठ के इज्जत एहतराम से दोनों टीमें बैठ के अच्छे माहौल के अंदर गुफ्तगू बातचीत करें, वो अपना नुक्ता नजर अपना जो उनके डिमांड्स हैं उसके गुफ्तगू में उनको सामने रख के बात बताएं, और उनके रैशनल दें। उनकी जब नेगोशिएशन शुरू होती है तो वो बाकायदा तौर के ऊपर आप हर पॉइंट वाइज जो है उसकी बताएंगे कि उसकी अफादियत क्या है, उसको हम क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, हम क्यों इसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं, और इसके ऊपर नेशनल होराइजन के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होगा। I got the gist. Before I go to PMLN, मैं एक दफा फिर से कायरा साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, because I know you are in traveling and before I lose your connection again, तो मैं आपसे इसके ऊपर जरा बिट ले लूं। सब
फेयर मुज़ाकरात, फेयर टॉक्स के बारे में सर, इनका तो फेयर यही है कि जी बानी पीटीआई को बाहर निकालें, इनका फेयर यही है कि जी जितने भी इनके लोग जेलों में हैं उनको भी बाहर निकालें, और इनका फेयर ये है कि जो जुडिशल कमीशन बनाए 9 मई की बनाए, 24 से 26 नवंबर के जो वाक़यात है उनके ऊपर बनाए। आपको सूट करता है सर? आपको लगता है गवर्नमेंट को ये तमाम तर मुतालबात मान लेने चाहिए, प्लस गवर्नमेंट का ये मुतालबात मान सकती है? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि मुज़ाकरात गैर मशरूत होते हैं। ये जो और सियासत में बड़े टाइमिंग बड़ा मैटर कर रही होती है। एक लम्हा होता है जब हुकूमतें मुश्किल में होती हैं और अपोजिशन उनको अपनी विजडम से ऐसे हालात में फंसा रखती है कि वो लोगों के दबाव से, लोगों के गैज़ो गज़ब से बचने के लिए वो रास्ते इख्तियार करते हैं। और अगर अपोजिशन कोई गलत चाल चल जाती है, हुकूमत के हाथ मजबूत होते हैं, तो फिर वो जरा अपने भावताव में वजन दिखाना शुरू कर देती है। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई ने बहुत सारा वक्त ज़ाया किया है, और मैंने बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि जो भी आपके मुतालबात हैं वो शराइत के तौर पे ना रखें, मुतालबात के तौर पे रखें। हुकूमत अपने मुतालबात ले और बैठ जाए। अब गवर्नमेंट जब कह रही थी उस वक्त आप कह रहे थे हम नहीं मानते। आज गवर्नमेंट कह रही है या लहतोलाल से काम ले रही है, तो मैं बिल्कुल गवर्नमेंट से कहूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मुज़ाकरात करने चाहिए और नेक नियति से करने चाहिए, उससे आगे बढ़ने का रास्ता पैदा करना चाहिए। और पीटीआई को भी ये बात ख्याल करनी चाहिए कि कोई मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के हुकूमतें नहीं खत्म हो जाया करती। ये इसके लिए भी आप फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेटजी के साथ ही आएंगे तो आगे बढ़ने का रास्ता पैदा होगा। हाँ, ये जो केसेस में लोग पकड़े गए हैं, फलान हुआ है, इसके अंदर हो सकता है, लेकिन अगर आपके रवैयों में यही तरक्की, यही सख्ती रहेगी, तो फिर आपके कारकुनों के लिए भी मसाइल रहेंगे। और मैं बिल्कुल हुकूमत से मुतालबा करूंगा एक तरह का कि हुकूमत को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी भी हुकूमत की यही है कि वो मुज़ाकरात के इस अमल को, इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करे। अच्छा कायरा साहब, क्योंकि मुज़ाकरात की बात हो रही है, सुनने में आया है कि आज आपके कुछ नून लीग के साथ यानी हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात हुए हैं और एक कंसेंसस डेवलप किया गया है कि एक वर्किंग रिलेशन जो है वो कायम रखेंगे। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बीच में मैं चाहती हूँ कि नेशनल टीवी के ऊपर लाइव आप जा रहे हैं, ये जस्ट टू कीप इट ऑन रिकॉर्ड और आवाम की थोड़ी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला था कि इसी टेन्योर में पहले जो है प्राइम मिनिस्टर वो पीएमएलएन का होगा और बाद में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है इसी टेन्योर में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? वाज देयर समथिंग लाइक दैट? देखिए, ये ना इस जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट बनने के अमल में जब हमारा मुआहदा हुआ था तो वो मुआहदा 25 पॉइंट पे मुश्तमिल था। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स और भी थे, डिस्कशन में आए। वो 25 पॉइंट जो तहरीर करके साइन कर दिया गया है क़यादत की तरफ से, और वो हमने मीडिया से भी शेयर कर ली है, वो तो कौम के सामने है। उस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उस मुआहदे पे अमल दरामद पूरी तरह नहीं हो रहा, कुछ पॉइंट्स पे, बाकी पे हुआ, कुछ पे नहीं हुआ। वो होना चाहिए, उससे गलतफहमियां दूर होनी चाहिए। जहां तक ताल्लुक ये है कि जी ये आधी टर्म उनकी, आधी टर्म उनकी, ये जब बहुत सारी डिस्कशंस हो रही थी तो एक उसमें ऐसे ही एक डिस्कशन पॉइंट आया कि जी अच्छा 2.5 साल पे कर किया जा सकता है। तो ये बात पीपल्स पार्टी की तरफ से रद्द की गई कि नहीं, एक तरफ हमने कहा कि हम हुकूमत में नहीं आएंगे, एक पार्टी की हुकूमत हो सो कि वो यकसुई के साथ अपनी हुकूमत चला सके, और जो हालात है मुल्क के इस वक्त वो जरूरत है यकसुई की। और दूसरा ये कि जब एक गवर्नमेंट बनती है और पहले दिन ही पता हो कि वो 2.5 साल की गवर्नमेंट है, तो वो क्या स्टेबिलिटी लेके आएगी। इस पोलराइज्ड माहौल के अंदर चीजें बिल्कुल ही पहले दिन से खराब हो जाएंगी, तो ये तासर बहुत गलत है। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप हुकूमत बनाएं, आप अक्सरियत में हैं, अब 5 साल के लिए हुकूमत बनाएं। तो ये बात डिस्कस होके उसी वक्त खत्म हो गई। तो सर कैबिनेट में भी नहीं आएंगे इन 5 साल के अरसे में? अभी तक तो यही सूरत हाल है, और अगर हुकूमत ने मेरी क़यादत के साथ इस बात पे बात की और वो अगर मुनासिब समझेंगे तो फिर वो अपनी जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो हमारा डिसीजन मेकिंग फोरम है, उस पे बैठ के फैसला कर लेंगे। लेकिन अभी तक तो हमारी पार्टी का यही। ठीक है आफ्ताब शेख साहब, 2 चीजें। कायरा साहब ने भी जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी आपको फुल टाइम इस हुकूमत के अंदर सपोर्ट करी है, और जितनी भी तरक्की अगर पाकिस्तान कर रहा है और आगे बढ़ रहा है तो वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ साहब को, बिलावल भुट्टो एंड द एंटायर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल है सर। तो कायरा साहब भी कह रहे हैं दिल बड़ा कर लें, तो आप दिल बड़ा कर रहे हैं इनसे मुज़ाकरात के लिए? ए दूसरी मुझे ये बताएं, मैं आपको मुबारकबाद दे दूं क्योंकि मुझे ये सुनने में आ रहा है कि आपका नाम अब ये जो काबीना एक्सटेंड हो रही है उसमें आने वाला है, तो बता दीजिएगा, कंफर्मेशन दे दें। तो अभी लाइव टेलीविजन शो के ऊपर मैं भी आपको मुबारकबाद दे देती हूँ और बाकी आपके कॉलीग्स भी आपको दे देते हैं मुबारकबाद।
سب سے پہلے تو جی میں قائد صاحب کو سلام عرض کرتا ہوں. بڑا میرا احترام کا رشتہ ہے ان کے ساتھ. میں ان کو اپنا ایک بھائی کی طرح لیتا ہوں. میں ان کو سلام عرض کرتا ہوں. بات یہ ہے جی کہ جہاں تک نام کا آنے کا تعلق ہے, یہ میں نے بھی ٹی وی پہ سنا ہے, مجھے ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے میں 1990 کی گورنمنٹ میں بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ منسٹر رہا. یہ 2013 سے بھی میں 18 تک فیڈرل منسٹر رہا. تو وہ اگر دوبارہ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں تو اللہ کی مہربانی کی بات ان کی مہربانی ہوگی. لیکن ابھی مجھے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. میں نے بھی ٹیلی ویژن پر یہ خبریں سنی ہیں. اور الٹیمیٹلی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف سے ہوتے ہیں. جو ہوگا, جو ہو پاکستان کے لیے بہتر. بات یہ ہے جی کہ جہاں تک ہمارے یہ پی ٹی آئی کے جو بھائی باتیں کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ حکومت نے بہت لچک دکھائی. اب آپ خود سوچ لیں کہ 2000 یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے. اس دوران اگر پی ٹی آئی اپنا ایک ایٹیچیوڈ پازیٹیو کی طرف لے جاتی تو شاید کوئی مفاہمت کا راستہ نکل آتا. لیکن وہاں پر سختی پہ سختی کی باتیں کی گئیں. کوئی ایٹیچیوڈ ایسا نہیں دکھایا گیا جو کہ پازیٹیو راستے کی طرف چلتا ہو. اب مجھے بتائیں جی کہ اللہ کی مہربانی سے میں 7 الیکشن جیت کے آیا. روز میں اسمبلی میں تانا سنتا ہوں کہ جی ہم فارم 47 والے ہیں. چلے یار, اس دفعہ اگر ہم فارم 47 والے ہیں تو پچھلی 6 دفعہ تو ٹھیک تھے نا ہم نا. آپ نے تو سب کچھ غلط کر دیا. دوسری بات یہ ہے جی کہ ان کا کوئی پولنگ ایجنٹ پولنگ اسٹیشن پر موجود نہیں تھا. ان کے پاس فارم 45 کہاں سے آ گئے ہیں, کدھر سے آ گئے, جبکہ ان کا پولنگ ایجنٹ بھی کوئی نہیں تھا. میرے اپنے ڈسٹرکٹ میں تو کم از کم یہی پوزیشن تھی کہ ان کا پولنگ ایجنٹ ہی کوئی نہیں تھا. اس لیے اب اس بات کو چھوڑیں. 2018 میں جو ہے سسٹم کو بٹھا دیا گیا. رات 11 بجے تک کچھ اور ریزلٹ تھے, صبح کچھ اور آ گئے. لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اب سسٹم ہے, اس پہ چلنے دیں, اس کو کیا اب ہم راستے میں ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے لچک دکھائی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے. حکومت جو ہے وہ بھی لچک دکھانا چاہتی ہے. لیکن اتنا حکومت کو دیکھیں نا, روزانہ یہ کہنا کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ بدماش ہیں, یہ باتیں روز سن کر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے جو اس قسم کی باتیں کریں فوری آپ کی طرف ہاتھ بڑھا دیں. یہ ذرا بڑی مشکل بات ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ ہوا غلط ہوا, اچھا نہیں ہوا. اس سے حالات بہتر ہونے چاہیے تھے. پوری نیشنل اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی سب پارٹیوں کو ایک ٹریک پہ آنا چاہیے تھا. بیٹھ کے ہم پاکستان جو وقت ہم ضائع کرتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے کے لیے یا چور چور کہنے پر یا لشکر کشی پر, یا جتنا یہ پیسہ خرچ ہوتا ہے نا جی وہاں سے جو لشکر لے کے آتے ہیں اور اس کے سرکاری مشینری استعمال ہوتی ہے, یہ عوام کی بہتری کے لیے ہونی چاہیے. اس وقت آپ دیکھیں پختونخوا کے کیا حالات بنے ہوئے. روز شام کے بعد پولیس اسٹیشن بھی بند ہو جاتے ہیں جس صوبے کے اندر, جہاں پر کہ صبح و شام قتل و غارت ہے. ہمارے پولیس کے لوگ شہید ہوتے ہیں, ہمارے رینجرز کے لوگ شہید ہوتے ہیں, ہمارے آرمی جو ہے وہ شاطر لے کر ملک کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. تو میرے خیال میں ان حالات میں ہماری پرائرٹی نمبر 1 یہی ہونی ہے کہ ہم سب نے مل کر پاکستان کو بچانا ہے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو اس غربت کی چکی سے باہر نکالنا ہے. یہ جو لڑکے ہمارے ایجوکیٹڈ ڈگری ہاتھوں میں لیے ہوئے کبھی اٹلی کے راستے اٹلی پہنچنا چاہتے ہیں, کبھی چین جانا چاہتے ہیں, اکثر کشتیاں سمندروں میں ڈوب جاتی ہیں. تو بچے وہ جو روزی کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں, ان کی لاشیں گھروں میں آتی ہیں. ہمیں اس طرف دھیان دینا چاہیے. سارے لیڈرشپ جو ہے وہ اس طرف دھیان دے کہ ان حالات سے
मुल्क को बाहर ठीक है। कैसे निकाला जाए। अहमद अवैस साहब देखे ना, ये सारे आप लोगों के जितने भी सियासतदान हैं जो इनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है या जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी और नून लीग से है, वो आपके तर्ज सियासत से डसे हुए हैं। वो होता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अभी देखिए खैबर पख्तूनख्वा की मिसालें दे रहे हैं, गंडापुर साहब की मिसालें दे रहे हैं। कहाँ गंडापुर साहब, कहाँ आप ये देखें सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं, कहाँ पंजाब के चीफ मिनिस्टर, हर कोई अवाम की फलाह के लिए काम कर रहा है अदर देन आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये सर, आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट से कहीं पहले आपने बहुत सी चीज़ों का बॉयकॉट कर दिया है। जाहिर सी बात है आप फौजी तनसीबात का नहीं, आप फौजी जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनका भी बॉयकॉट कर रहे हैं सर। तो ये बॉयकॉट जो आपने शुरू किया है, आपने ना उसको रोका है ना आप उसके बारे में रोकने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आप मुज़ाकरात में कैसे जा सकते हैं सर? 9 मई की धूल कैसे बैठेगी जब आप ये मुतालबा करते हैं कि जी 9 मई की धूल को बिठाएं? उसके लिए आपको अपना तर्ज भी ठीक करना पड़ेगा। देखिए 9 मई की धूल की जो बात है ना, तो वो तो एक अभी इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 1.5 साल से ज्यादा अब अरसा गुजर गया 9 मई के वाकया को। और कानून ये कहता है, पाकिस्तान का कानून, कि जब एफआईआर हो जाए, कोई अकरस हो जाए, कोई वाकया बन जाता है, तो 14 डेज में, 14 दिन के अंदर अंदर उसका चालान जो है वो अदालत में चला जाना चाहिए और उसका ट्रायल शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है। और फिर ट्रायल जब होता है तो वो डे टू डे ट्रायल होता है और उसके बाद उसको आप सजा दे देंगे या बरी कर देंगे। अब मुझे बताइए कि ये 1.5 साल के अरसे में अब तक उसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ अभी, और वो लोग किस जुर्म में फिर वो जेल में है, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बेतहाशा जजमेंट है जो कहते हैं कि किसी को जेल में रखना जो है वो कन्विक्शन नहीं है, वो सजा नहीं है, उसको सजा तस्वर ना किया जाए एक अंडर ट्रायल प्रिजनर को। अब ये मुझे बताइए कि इसलिए कि इसको पॉलिटिक्स के तौर पे इसको एज ए टूल इस्तेमाल किया जा रहा है, एक पार्टी को कोर्स करने के लिए, दबाने के लिए, उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बिल्टअप करने के लिए, उनके ऊपर खौफ का एक प्रेशर जो है वो बिल्ड करने के लिए। अच्छा। ये अपने आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ऐसा ना भी हुआ हो, ना भी कर रहे हो, लेकिन इसके नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस यही निकलेंगे। क्यों नहीं किया? देखिए ना, आपके सामने इंग्लैंड में अभी हंगामे हुए, और अभी थोड़ी पीछे की बात है, उन्होंने गिरफ्तार किए, गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने सुबह रात अदालत लगाई, सबने ट्रायल किया और डे एंड नाइट कोर्ट चलाई उन्होंने, और सजा करके उनको जेल भेज दिया फौरन, दो 3 दिन के अंदर खत्म कर दिया। बिल्कुल। अब यहाँ पे आप उनको किस जुर्म की सजा दे रहे हैं? ये पॉलिटिकल मोटिवेशन जो है, किसी को दबाव डालने के लिए और किसी को फैसिलिटेट करने के लिए। और इसी तरह से अभी ये बात हुई, बार बार 9 मई का वाकया आता है। 9 मई के वाकये से बहुत बड़ा वाकया, शायद आपको उस वक्त आप उम्र के लिहाज से बहुत छोटी हो और आपको ना पता लगा हो, 9 मई के वाकये से बहुत बड़ा वाकया जो है वो 1997 का, जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ था। जजेस अपने कोर्ट रूम में काम कर उसके लिए तो माफिया मांगती है, ऑन रिकॉर्ड है। नून लीग के इतने बड़े बड़े, आप किसी को भी ले ले, साद रफीक साहब को ले, ख्वाजा आसिफ साहब को ले ले, वो कोई फखर थोड़ी महसूस करते हैं। वो तो कहते हैं कि हमसे गलती हुई है, वो तो मानते हैं। तो सर आपसे भी तो यही कह रहे हैं ना, पहले मानने तो सही कि आपसे गलती हुई है, फिर ही आगे बढ़ा जाएगा। ये गलत नहीं है। बार बार इमरान खान ने बार बार ये कहा है, कई जगह कई मौके पे कहा है कि आप इसकी, इसीलिए हम कहते हैं कि आप इसकी इंक्वायरी कराएंगे तो पता लगेगा कि ये बंदा ये वहां इन्वॉल्व है कि नहीं है। आप इस तरह तो नहीं कह सकते ना कि बगैर उसको, ना आपने कोर्ट में ट्रायल किया, ना इंक्वायरी कराई, तो आप कैसे कहेंगे कि सारे ये इसी के बंदे हैं? लेट्स हियर इट फ्रॉम कायरा साहब, मे बी ही हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर सिचुएशन। सर 9 मई की धूल कैसे बैठेगी, इसका वे फॉरवर्ड क्या है कायरा साहब? क्योंकि 9 मई के हवाले से बहुत बात हो रही है, एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम गौहर खान साहब। पार्लियामेंट में वो कह रहे थे कि भाई 9 मई की जो धूल है उसको बिठाना चाहिए। कैसे बैठ सकती है ये धूल? गुजारिश ये है कि 9 मई के वाक़े को बिल्कुल उसके ऊपर ट्रायल उसका जल्द होना चाहिए, लेकिन मैं माजरत से ट्रायल में जितनी डिले हुई है आज तक, वो इमरान खान साहब की हो या बाकी लोगों की या 9 मई के वाक़यात की, उसमें मेजॉरिटी में जो डिलेज थी या एडजर्नमेंट्स थी वो
पी टी आई की तरफ से ली गई है अदालतों में, और अदालतों ने बाकायदा ऑब्जर्वेशन की हैं कि पी टी आई की तरफ से बार बार ये जो एडजमेंट्स ली जा रही हैं और डिलेज हैं, ठीक है, ये एक टेक्निक के तौर पे एडजमेंट लेके फिर प्रेशर बिल्ड किया जाता है कि देखिए जी इतना अरसा हो गया, हमारे केस नहीं चल रहे, फलां नहीं हो रहा। देखिए, जो लोग इमरान खान साहब की हुकूमत में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी और बाकी इनके अपोजिशन की जमातों के लोग सालों जेलों में रहे, किसी केस में नहीं, उनके कोई ट्रायल नहीं थे, उनका कोई कन्विक्शन नहीं थी, अगर कन्विक्शन ही वो जेलों में गए थे, उनको भी इसी तरह रखा गया था। और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी ट्रायल मुकम्मल नहीं हो रहे थे, उस वक्त भी चालान मुकम्मल नहीं हो रहे थे, उस वक्त भी ये बड़ी बदकिस्मती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल अगर बुरा हुआ तो आज भी हो, तो वो गलत था, आज भी अगर ऐसा हुआ है तो गलत होगा। मैं नहीं कहता कि ठीक है, गलत होगा। सवाल ये है कि अगर एडजमेंट ही पीटीआई ले रही हो तो फिर क्या कहें। और तीसरी गुजारिश कि अहमद अवैध साहब जानते हैं, ये जो ट्रायल के डिलेज होते हैं, जो चालान 14 दिन में जाना चाहिए वो 4-4 महीने 6-6 महीने नहीं जाता, अदालतें भी उस पर ऑब्जर्वेशन देती है, बाज़ औक़ात प्रोसिक्यूशन को जुर्माने भी कर देती हैं। ये हमारे प्रोसेसेस के फेलियर्स भी हैं और इंटेंशनल डिलेज भी होते हैं। हमें सबको अब सीख के तहम्मुल और तदब्बर से आगे बढ़ने की जरूरत है। पीटीआई को भी ये बात समझनी चाहिए कि कोई जमात अकेले कुल नहीं है, कोई जमात अकेले इतनी ताकतवर नहीं है कि वो सारे मसाइल का हल कर लेगी। सबको मिल बैठ के मसलों का हल निकालना पड़ेगा। और कोई इनकलाब नहीं आ रहा, इनकलाब इस मुल्क में नहीं आने, यहाँ एवोल्यूशन होना है, लोगों को एजुकेट करना है, तहम्मुल और तदब्बर से चीजें ग्रेजुअली बेहतर करनी है। ये जो हमारा ख्याल है ना कोई मसीहा उठा वो जाके 1 साल 2 साल में सारा कुछ कर देगा। 4 साल की हुकूमत में क्या किया, 10-12 साल की हुकूमत केपीके में हुई है, क्या किया? ये नहीं हम कह रहे कि कुछ नहीं किया, हम कहते हैं कि वो जो आप इनकलाब के नारे लगा रहे थे उसमें कोई आप पेशरफ्त हुई नहीं हुई। अब भी ऐसा ही होगा, कोई जमात भी इनकलाब नहीं ला सकती, सब मिलके ग्रेजुअली पाकिस्तान के कॉम्प्लेक्स। थैंक यू वेरी मच कायरा साहब, आपने बड़ा अच्छा रियलिटी चेक दिया है हमारी ऑडियंस को भी और पीटीआई को भी। अब मुझे नहीं पता को ये रियलिटी चेक मिला है कि नहीं मिला, लेकिन इसी रियलिटी चेक के ऊपर मुझे लगता है कि मुझे आज का शो क्लोज करना चाहिए। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मंडे को दोबारा मुलाकात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।